हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म टारगेट विद सुधीर सर पे। हमने पिछले वीडियो में देखा था तो द्विघात समीकरण नाम का चैप्टर कि वहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चंस बोर्ड पूछता है। आपको बता दें कि कोरोना काल के टाइम में 30% जो पाठ्यक्रम है उसको कम कर दिया गया था और उसके पहले जो बीजगणित का पूरा टॉपिक है वो 18 मार्क्स का आता था बोर्ड में, जिसमें आपका बहुपद, द्विघात समीकरण और रैखिक समीकरण इतने चैप्टर पूछे जाते थे। लेकिन इस बार जब 30% का पाठ्यक्रम कम किया गया है तो उसमें से बहुपद नाम का जो चैप्टर है वो हटा दिया गया है। तो रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण ये दो चैप्टर से आपको टोटल 18 मार्क्स मिलने वाले हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो हमने पिछले वीडियो में द्विघात समीकरण देख लिया था, जिसके 2 वीडियो हमने बनाए थे और दोनों वीडियो से बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस हमने देखे थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार पिछले चले जाइए और प्लेलिस्ट में 10th मैथ्स के नाम से एक लाइब्रेरी बनी होगी, वहाँ पे 2 वीडियोस पड़े हैं, आप उनको देख लीजिए जाके। तो आज हम लोग देखेंगे हमारा नया टॉपिक रैखिक समीकरण। बात आती है कि रैखिक समीकरण क्या क्या होता है। जैसे इसके पहले था द्विघात समीकरण, तो ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 थी तो द्विघात समीकरण था। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण होगा। मतलब द्विघात समीकरण में तो हमने देखा था कि केवल एक चर था x, और यहाँ पर हम 2 चर देखेंगे। नॉर्मली हम x और y नाम के 2 चरों को देख रहे होंगे कि 2 चरों में एक समीकरण बनेगा और दोनों चरों की अधिकतम घात जो है वो क्या होगी, 1 होगी। तो जब चर की अधिकतम घात 1 होती है तो ऐसे समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात ये होती है 1। चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है। अब इसका जो सैंपल होता है रैखिक समीकरण का, लाइनियर इक्वेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में, PQ इक्वेशन। तो ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वस टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू 0, जहाँ पे ए बी सी, जो ये ए बी और ये सी, ये जो 3 संख्याएं हैं, ये संख्याएं हमारी कोई अचर संख्याएं होंगी, कोई अचर संख्याएं होंगी, अचर संख्याएं होंगी। और जो x और y है ये हमारे चर हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x और y 2 चर दिख रहे हैं, x और y नाम के 2 चर दिख रहे हैं, और ये 2 चरों में एक समीकरण है हमारा, ये 2 चरों में एक समीकरण है। तो इस प्रकार के समीकरण को हम क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कहेंगे। अब बात आती है रैखिक समीकरण हल कैसे किया जाएगा। रैखिक समीकरण हल कैसे किया जाएगा, तो रैखिक समीकरण हल करने की कुछ विधियां हैं। तो रैखिक समीकरण हल करने की कितनी विधियां हैं, रैखिक समीकरण हल करने की कुल 3 विधियां हैं। सबसे पहली विधि कौन सी है, प्रतिस्थापन विधि। दूसरी विधि है आपकी विलोपन विधि। और तीसरी विधि है आपकी वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि। अब इसमें जो सबसे ज्यादा फेवरेट विधि होती है, सबसे ज्यादा फेवरेट मेथड होता है वो हमारा विलोपन मेथड होता है, और इसके बाद जो सेकंड फेवरेट होता है वो हमारा वज्र गुणनखंड विधि होती है। और प्रतिस्थापन विधि ये ऐसे समझ लीजिए कि तालाब में पड़ी हुई एक मछली जिसका कोई शिकार नहीं कर पा रहा है ना, तो इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग किसको पढ़ेंगे, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि, इन 2 के बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। जब इस मेथड से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। समीकरण को सॉल्व करने का, समीकरण को हल करने का मतलब क्या है कि उसको सॉल्व करके जो चर हैं हमारे एक्स और वाई, उसकी वैल्यू निकाल ली जाए, उनका मान निकाल लिया जाए। तो यहाँ पे
जब हम इस विधि से x और y का मान निकालने जाते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और लेंदी भी हो जाता है और कैलकुलेशन मेथड्स भी ट्रिकी हो जाते हैं, टफ हो जाते हैं थोड़े से। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि विलोपन विधि क्या होती है और वज्र गुणनखंड विधि क्या होती है। तो टॉपिक हमारा चलेगा अब विलोपन विधि। अब हम लोग देखेंगे विलोपन विधि से किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। हाँ, तो हम देखते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि अब यहाँ पे विलोपन का मतलब है किसी एक पार्ट को विलुप्त कर दिया जाएगा, मतलब एक पार्ट को हटा ही दिया जाएगा, चाहे वो x वाला पार्ट हटाएं हम या फिर y वाला पार्ट हटाएं। तो एक पार्ट को जब हम हटा देंगे तो दूसरा पार्ट हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि 3x 2x प्लस 3y, क्वेश्चन गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 18 और दूसरा है आपका x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ये लिखा गया है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 18 और x माइनस 2y बराबर 2। तो ये पहला समीकरण है और ये आपका कौन सा समीकरण है, ये है आपका दूसरा समीकरण। तो सबसे पहली बात है कि विलोपन में हमको देखना पड़ता है कि x और y का जो गुणांक है, गुणांक का मतलब है x और y के पास में जो लिखा है वो सेम होना चाहिए, किसी एक का सेम होना चाहिए, या तो x का सेम हो या तो y का सेम हो। अगर सेम नहीं है तो फिर उसको हम सेम करते हैं गुणा करा के, एलसीएम लेके। पहले देखते हैं x के पास में यहाँ 2 लिखा है, यहाँ x के पास में कुछ नहीं है मतलब 1 लिखा है, यहाँ पे y के पास 3 लिखा है, यहाँ y के पास 2 लिखा है। तो मतलब दोनों समीकरणों में देखने को ये मिल रहा है कि किसी का भी जो कॉफिशिएंट है, किसी का भी जो गुणांक है वो सेम नहीं है। जब गुणांक सेम नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, हमको गुणांक को सेम करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x के साथ 2 है और यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है। तो अगर यहाँ पे 2 से गुणा करा दें पूरी समीकरण को तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम क्या कराएंगे, इस समीकरण को 2 से गुणा करा देंगे, 2 से गुणा करा देंगे। तो ये समीकरण क्या बन जाएगी, ये समीकरण बन जाएगी 2x, 2 एक कम 2x, 2 दूनी 4y बराबर 2 दूना 4। ये हो जाएगा, ये एक नई समीकरण आ जाएगी, इसका नाम रख लेंगे हम समीकरण 3। तो अब देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पर 2x है। अब 2x से 2x को हमें क्या करना है, गायब करना है। तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ऑब्वियसली दोनों सेम चिन्ह है, यहाँ पर भी प्लस है और ये भी प्लस का है, दोनों प्लस के हैं। तो क्या करेंगे, घटा देंगे तो 2x खत्म हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, समीकरण 1 व 3 को घटाने पर, 1 व 3 को घटाने पर, 1 व 3 को घटाने पर क्या होगा, एक बार घटा के देखते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 18 और इधर आ जाएगा आपका 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। तो घटा रहे हैं ना हम, तो घटाने के लिए यहाँ पे माइनस लगेगा। और फिर ऐसा होता है जब घटाते हैं हम बीजगणितीय संख्याओं को, तो जो नीचे जो ये चिन्ह लगा है इसका उल्टा चिन्ह लगाते हैं। ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और जो ये प्लस लगा था ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और फिर एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, इसको ऐसे काट लेंगे, ये कट जाएगा। बचेगा क्या, देखिए ये अब ये जो चिन्ह है ये माइनस का नहीं है। अब ये संख्या, ये 4y जो है ये नीचे वाले मार्क की हो जाएगी। तो 4y का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 4y प्लस का और 3y ऊपर प्लस का। तो 4 प्लस 3 मिला कितना y, 7y, 7y ये हो जाएगा। और ये 18 प्लस का है और यहाँ पे 4 अब प्लस का नहीं, अब 4 माइनस का है भाई। तो 18 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा बताएं, 14 बचेगा, 14 बचेगा। तो y बराबर आ जाएगा आपका 14 और ये जो 7 इधर मल्टीप्लाई में था इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, गुणे में था इधर जाएगा बटे में जाएगा। 7 दूना 14, तो y बराबर कितना आ गया 2, y बराबर कितना आएगा 2। y का मान अब उठा लीजिए यहाँ से और इस वाली समीकरण में रख दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गुणा भाग है वो कम इसी में करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, y का मान, वैसे आप इस y के मान को किसी भी समीकरण में पुट कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, किसी में भी पुट करिए। मेरा मन है मैं दूसरी वैल्यू में कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 को कहीं गुणा 2 ना लिख देना,
समीकरण 2 तो हमारी नॉर्मल ये रही, समीकरण 2 को 2 से गुणा करा के हमने समीकरण 3 बनाई है। तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर 2, y का मान आया 2, तो x माइनस 2 गुणे, ये यहाँ पे कोई मार्क नहीं होता, मार्क नहीं होता तो गुणा होता है, तो y की जगह 2 लिख दो और बराबर आ गया 2, तो x माइनस 2 दूना 4 बराबर 2, तो x बराबर आ जाएगा 4, इधर जाएगा प्लस का तो 4 और ये प्लस का 2, तो 4 2 मिला के कितना 6, x बराबर 6। ये हमारा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार की विधि को या ऐसे सॉल्व करने की जो विधि होती है, ये काटने वाली विधि, काटने वाली विधि को क्या कहेंगे, विलोपन विधि कहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग वज्र गुणनखंड विधि। इसको साफ कर लेते हैं। ओ यार, मैं तो क्वेश्चन ही मिटा दिया। इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं वज्र वाली विधि से। अब आएगी आपकी वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि। क्वेश्चन एक बार नोट कर लेते हैं, वही वाला कि कितना था, 2x प्लस का 3y इक्वस टू 18, 2x प्लस 3y इक्वस टू 18, x माइनस 2y इक्वस टू 2। यही था हमारा क्वेश्चन, ये फर्स्ट ये सेकेंड। हम कोई दूसरा क्वेश्चन भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन लें। चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ये एक बार फार्मूला देख लेते हैं इसका, वज्र गुणनखंड का। इधर देखेंगे, अब जैसे कि आपके पास दो हैं, आपके पास दो समीकरण हैं, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 लिखा है, और फिर दूसरा लिखा है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब आप सोच रहे होंगे एक ही तरीके के दो क्यों लिख दिए, तो थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए। ये a1x हो गया, ये b1y हो गया, ये c1, ठीक है, ये a2x हो गया, ये b2y हो गया, और ये c2 हो गया। अब तो चेंज हो गया ना। अब देखते हैं जरा कि यहाँ पे इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। b1 यहाँ लिखिए और यहाँ लिखिए b2, यहाँ लिखेंगे c1, यहाँ लिखेंगे c2, यहाँ लिखेंगे a1, यहाँ लिखेंगे a2, यहाँ लिखेंगे b1 और ये लिखेंगे b2। तो मतलब ऊपर सब 1 वाले और नीचे सब 2 वाले लिख देंगे, है ना, इस तरीके से नोट कर लेंगे। तो b1 c1 a1 b1, मतलब b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2। b से शुरू किया, b पे खत्म किया, b c फिर a b c और उसके बाद क्या आएगा, a आएगा फिर b आएगा। b से शुरू करेंगे, b पे खत्म करेंगे, बीच में c पहले और a बाद में, समझ रहे हैं ना। तो बी सी ए बी याद कर लेंगे, बी सी ए बी, ऊपर सब 1 नीचे सब 2, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ x लिख लेंगे, यहाँ y लिख लेंगे और यहाँ पे 1 लिख लेंगे, ये सबका बटा खींच लेंगे और बीच में लगा देंगे बराबर, इस तरीके से। अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले क्या होगी गुणा, b1 c2 की, b1 जैसे कि ये लाइन खींच रहा हूँ मैं, तो b1 गुणे c2, b1 इंटू c2 ऐसे लिखेंगे, b1 इंटू c2, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस लगा दीजिए। अब इसकी ऐसे गुणा, इनकी गुणा जो होगी वो माइनस में जाएगी, c1 b2 c1 b2 c1 b2, इनकी गुणा जो है माइनस में चली जाएगी, c1 b2। इसी तरीके से y में, y के नीचे क्या लिखेंगे, y के नीचे अब ये वाला पार्ट आ जाएगा, c1 a2 और फिर माइनस लगेगा तो c2 a1। अब 1 के नीचे क्या आएगा, 1 के नीचे आएगा a1 b2 और फिर a2 b1 माइनस क्या क्या आएगा, a2 b1 या b1 a2 कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, गुणे में कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जब हमें x की वैल्यू निकालनी होगी तो हम x और 1 को साथ रख लेंगे, x और 1 को साथ रख लेंगे जब हमें x का मान चाहिए, जब हमें x का मान चाहिए, x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू b1 c2 माइनस c1 b2 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1, इस तरीके से कर लेंगे। और अगर y का मान चाहिए तो एक बार y के साथ ये करके, ऐसे करके, ये y के साथ, y के मान के लिए
ये y के मान के लिए कर देंगे, इधर x के मान के लिए चल रहा है, ये y के मान के लिए। अगर x के मान निकालना है तो x और 1 को साथ ले लीजिए, और अगर y को निकालना है तो y और 1 का मान साथ में ले लीजिए। इस तरीके से ये वज्र गुणनखंड विधि चलती है। तो जरा देखते हैं क्या लिखना है हमको, b1 c2, तो एक बार यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे a b c के मान लिख लीजिए। तो यहाँ पे a1 का मान कितना है, 2 है, b1 का मान 3 है, c1 का मान, ये इधर 18 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये -18 है। ठीक है, अब वही चीज़ यहाँ पे a2 1 है, b2 आपका -2 है, और c2 भी इधर आएगा तो 2 प्लस का उधर है, इधर आएगा -2, c2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। आइए जरा देख लेते हैं। अब x की वैल्यू निकालनी है हमको, तो x की वैल्यू के लिए पहले तो ये वाला कार्यक्रम करना पड़ेगा हमको। आइए लगाते हैं ये वाला, तो फिर क्या हो जाएगा, b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2। तो यहाँ पे b1 की वैल्यू, अब वैल्यू भी रख लेते हैं इसे, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, b1 की वैल्यू 3, फिर b2 की वैल्यू -2, c1 की वैल्यू कितनी है, -18 है, c2 की वैल्यू कितनी है, -2, a1 की वैल्यू 2, a2 कितना है, 1 है, b1 फिर 3 है, और b2 कितना है, -2 है। तो अब जरा x का मान निकालते हैं। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी गुणा इसमें, b1 × c2, हम लोग उधर वैल्यू लिख चुके हैं, फार्मूला लिख चुके हैं इधर। अब इधर फार्मूला नहीं लिखेंगे, अब सीधा सीधा वैल्यू लिखेंगे और सवाल लगाएंगे। तो 3 × -2 कितना हो जाएगा, 3 × -2, और यहाँ पे फिर लगेगा माइनस, क्योंकि अब इनकी गुणा होगी, तो -2 × -18, अब माइनस लगा है तो ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए, -2 × -18। ठीक है, इस तरीके से। अब बराबर y बटे कितना हो जाएगा, इसकी गुणा इसमें कर लीजिए, तो -18 × 1 -2 × -2, तो 2 × -2, इस तरीके से, और बराबर 1 के नीचे क्या हो जाएगा, तो 2 × 2 -2, 2 × -2, और 1 × 3, माइनस यहाँ लग जाएगा, और 1 × 3, ये हो जाएगा। अब एक बार इन सबको सॉल्व कर लीजिए साथ में ही, तो x अपॉन 3 × -2 कितना हो जाएगा, -6, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 18 दूना 36, बराबर y बटे कितना हो जाएगा, 18 × 18 -18, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 दूना 4, बराबर 1 बटे 2 दूना 4 माइनस का, और माइनस का हो जाएगा 3 × 3, इस तरीके से आ जाएगा। अब एक बार x और एक बार 1 को साथ में ले लीजिए, तो x बटे कितना हो जाएगा, 36 भी माइनस का है और 6 भी माइनस का, तो 36 6 कितना हो जाएगा, 42, कितना हो जाएगा, 42, ये भी माइनस का, और बराबर 1 को साथ में ले रहे हैं हम, तो 1 वाली संख्या 4 और 3 मिला कितना, 7, माइनस का 7 हो जाएगा, ये इधर भी माइनस इधर भी माइनस कट जाएगा। अब हमको इस साइड की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा इसको मिटा लिया जाए। यहाँ पे देख लेते हैं, इधर पे यहाँ पे लगा लेते हैं, ये किसके लिए था, ये हमारा था x के मान के लिए, x के मान के लिए। आप लोग समझ ही चुके होंगे किस तरीके से करना है, क्योंकि हम लोगों ने इधर देख लिया है करके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x बटे 42 है, और ये 7 है, तो 42 की गुणा यहाँ हो जाएगी, यहाँ पे गुणा हो जाएगी, तो 42 यहाँ आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका, ये लाइन खींच लेते हैं इसे, x बराबर हो जाएगा 42 बटे 7, तो 7 से इसको कट कर दिए, 7 छंग 42, x बराबर कितना आ गया, 6, और जो हमने विलोपन विधि से अभी सवाल किया था वहाँ भी x बराबर 6 ही आया था। तो अब जरा देख लेंगे, y की वैल्यू ले लेंगे एक बार, तो y बटे कितना चल रहा है, 18 में से 4 चला जाएगा, ये माइनस का 18 है, प्लस का 4 है, तो दोनों विरोधी चिन्ह है तो घट जाएंगे आपस में, 18 में से 4 गया, कितना बचेगा, 14 बचेगा माइनस का, बड़ी संख्या 18 माइनस की थी इसलिए माइनस का 14 बचेगा, बराबर 1 बटे माइनस का 7, ये हम सॉल्व कर चुके हैं, तो माइनस का 7, माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर हो जाएगा 14 है कम 14 बटे 2, 14 बटे 7, 7 से काट देंगे, 7 दूना 14, तो ये आ जाएगा y बराबर 2। तो हमने देखा कि किस तरीके से, चाहे आप वज्र गुणनखंड विधि को अपनाएं या फिर आप प्रतिस्थापन विधि को अपनाएं, सॉरी प्रतिस्थापन नहीं, विलोपन विधि को अपनाएं या फिर प्रतिस्थापन भी अपनाएं, तो तीनों विधियों से आंसर आपका सेम आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इस तरीके से ये हमने देख ली है कि वज्र गुणनखंड विधि कैसे काम में लाई जाती है।
और आपको बता दें कि रैखिक समीकरणों को हल करने की जो सबसे उत्तम विधि है वो यही है, वज्र गुणनखंड विधि। इससे गलती की गुंजाइश एकदम शून्य हो जाती है। अगर आपने इसको सीख लिया तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके आगे कोई नहीं है, फिर ब्रह्मा है आप। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से जो ये रैखिक समीकरण होते हैं इनका निरूपण जब किया जाता है ग्राफ पे तो ये एक सरल रेखा बनाते हैं। तो अब जब दो रैखिक समीकरणों का ग्राफ पे निरूपण किया जाएगा तो वो किस प्रकार से संरचनाएं बनाएंगे इसके बारे में हम देखेंगे अभी। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हम कि रैखिक समीकरणों के लिए ग्राफीय संरचनाएं एवं हल का प्रकार। मतलब जो दो रैखिक समीकरण होते हैं जिनको भी हमने हल किया था उनमें उनका जो ग्राफीय निरूपण करेंगे, जैसे कि ये समीकरण था हमारा, ये हो जाएगा हमारा a1x b1y और ये c यहाँ पे प्लस होता है बराबर 0, और दूसरा क्या होता है a2x प्लस b2y प्लस c, ये c1 है ये c2 है बराबर 0। तो ये हमारे पास दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं। इन दोनों रैखिक समीकरणों का जब हम ग्राफ खींचेंगे, मैंने बताया था कि किसी भी रैखिक समीकरण का जब हम ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है हमको, सीधी रेखा। सरल का मतलब क्या होता है? सीधी रेखा, 180 डिग्री के कोण पर बनने वाली एक रेखा जो कि 180 अंश का कोण बनाती है। तो जब हम इन दो रेखाओं का ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ किस प्रकार का होगा और उस ग्राफ के अनुसार उनके हल होंगे या नहीं होंगे या कितने हल होंगे इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहली हमारी कंडीशन ये आती है कि हम इनके गुणांकों को कंपेयर करा के ये बता सकते हैं कि इनका ग्राफ कैसा बनेगा। गुणांक मतलब है a1 b1 c1 a2 b2 c2। इन तीन गुणांकों को कंपेयर करा के हम ये बता सकते हैं, इन दोनों का ही कंपेयर होगा, पहली और दूसरी समीकरणों का कंपेयर होगा, और कंपेयर करा के मतलब तुलना करवा के हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा। जैसे पहली कंडीशन ये आती है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मतलब a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है वो b1 बटे b2 की वैल्यू के बराबर नहीं होती है। तो इस प्रकार की समीकरण का हल कितने होंगे, इस प्रकार की जो दो समीकरणें होंगी उनके हल कितने होंगे? तो उनके हल होंगे केवल एक। ऐसा होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। अब दूसरी बात आती है आपकी, ये कंडीशन आती है कि a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। जब इस तरीके की कोई कंडीशन आती है, जब इस तरीके की कोई कंडीशन आती है तो यहाँ पर ऐसी समीकरणों का कोई हल नहीं होता है, ऐसी समीकरणों का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा। मतलब ये समीकरण सॉल्व ही नहीं होगी, इन समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। फिर तीसरी कंडीशन आती है हमारे पास कि a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2। तो इस तरीके की जब कंडीशन आएगी तो इसके अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। तो बहुत सारे हल होंगे इसके, यहाँ पे क्या लिख देंगे? अनंत हल, अनंत हल। ठीक है, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो पहली कंडीशन है, इस कंडीशन के लिए जो हमारी रेखाएं हैं वो कैसी होंगी? रेखाएं कैसी होंगी? जो ये दो रेखाएं, जो ये दो समीकरणों का जो निरूपण है वो निरूपण कैसा बनेगा? तो जब एक हल होगा तो रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी। ऐसा क्या करेंगी? रेखाएं, यही रेखाएं, जो ये दो रेखाएं हैं, ये आपस में क्या करेंगी? प्रतिच्छेदित करेंगी। रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। अब इसमें क्या होगा? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें क्या होगा? इसमें रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। इस वाले में रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। समांतर होंगी। और इस वाले में क्या होगा? इस वाले में जिसमें अनंत हल होंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2,
तो इस वाली जो कंडीशन है, इस कंडीशन के लिए, हाँ, तो इस वाली कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, रेखाएं समांतर होंगी। अब ये जो तीसरी कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यहाँ पे क्या है, अनंत हल होंगे। तो अनंत हल के लिए रेखाएं कैसी हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी। तो रेखाएं संपाती होती हैं, रेखाएं संपाती होती हैं, रेखाएं, तो अनंत हल होंगे, इसके लिए क्या हो जाएगा, रेखाएं संपाती होती हैं। इसको ऐसे लाइन से डिवाइड कर लिया जाएगा इस तरीके से। ये हमारे पास आ गया ग्राफ का प्रकार, और ये हो गए हमारे हल। ये इतने प्रकार के हल होंगे इस कंडीशन के लिए, और इन कंडीशनों के लिए ही ये ग्राफ के प्रकार हो जाएंगे आपके पास। अब यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं और किस तरीके से बोर्ड उनको पूछता है, वो हम देखेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे आएंगे इस प्रकार के, आइए देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम ये क्वेश्चन कि k के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस के वाई बराबर माइनस 16 संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। तो अब ये रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं हैं संपाती। अब जरा ध्यान दीजिए कि संपाती रेखाओं के लिए हमने अभी कंडीशन क्या पढ़ी थी, हमने कंडीशन पढ़ी थी कि सभी के सभी गुणांकों का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। यदि रेखाएं संपाती हैं, यदि रेखाएं संपाती हैं तो क्या बनता है, तो ये बनता है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। यही तो आती है कंडीशन। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रेखाएं हमारी संपाती हो जाएंगी। अब जरा यहाँ से a1 a2 और b1 b2 के वैल्यू नोट कर लीजिए यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए इस वाले में a1 बराबर है 3, b1 बराबर कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो माइनस का 1 है, और c1 बराबर क्या है, 8 है। अब यहाँ देखिए a2 बराबर दिया है 6, और b2 बराबर है माइनस का k, और c2 बराबर है आपका -16 इधर आएगा +16 हो जाएगा। ठीक है, हमने तो ये जो वाली चीज़ जो c2 है ये तो इधर पड़ी हुई है ना c2, लेकिन वो बराबर के उधर लिखा है, तो उसको जब माइनस का उधर है तो इधर लेके आएंगे, इस तरफ पक्षांतर करके लाएंगे तो ये माइनस की वैल्यू प्लस में आ जाएगी, इसलिए c2 हमारा प्लस का 16 हो जाएगा। अब यहाँ से देख लेते हैं, देखिए जरा यहाँ से k का मान निकालना है, तो a1 b1 a2 b2 इनमें 3 वैल्यू दे रखी हैं, चौथी वैल्यू निकालनी है। तो क्या हम इतने सेगमेंट से, इतने पार्ट से क्या हम k का मान नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, तो c की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। या फिर आप इसको इसको और इसको इसको ले लीजिए, तब भी निकल जाएगा। या तो आप a और c ले लीजिए, सॉरी a और c नहीं, a और c में तो सभी वैल्यू दे दी हैं, तो या तो a और b ले लीजिए या फिर b और c ले लीजिए। मतलब b2 की वैल्यू ऐसी है जहाँ पे k है, तो b को तो आपको लेना ही पड़ेगा, तो b के साथ चाहे a लीजिए चाहे b के साथ c ले लीजिए, ये दोनों बराबर है। तो मैं a और b ले लेता हूँ। a1 की वैल्यू है 3 और a2 की वैल्यू है 6, b1 की वैल्यू है -1 और b2 की है माइनस का k। ये है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, इस k की मल्टीप्लाई यहाँ पे, या फिर k को अगर ऊपर ले गए तो k ऊपर आ गया, तो ये भी पलट जाएंगे, तो ये पलट के क्या बन जाएंगे, 3/6 था 6/3 आ जाएगा, 3 से काट दो, 3 दूना 6, तो ये आ गया 2। इस तरीके से k का मान कितना कितना आ गया, k का मान कितना आया, 2 आ गया, है ना, ये हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx प्लस वाई बराबर k स्क्वायर तथा x प्लस के वाई बराबर 1 के अनंत हल होंगे। अब आपको पता है अनंत हल के लिए कंडीशन क्या होती है। अभी जो कंडीशन हमने संपाती के लिए पढ़ी थी, तो संपाती कंडीशन तभी आती है कि रेखाएं संपाती कब होंगी, जब उसके अनंत हल होंगे। तो अनंत हल होंगे के लिए जो तीनों गुणांकों का अनुपात होता है वो आपस में बराबर हो जाता है। तो वही चीज़ है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यही कंडीशन लगेगी यहाँ भी। जरा एक बार ये समीकरण नोट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये है kx प्लस वाई और k स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का k स्क्वायर बराबर 0, और दूसरी समीकरण क्या है कि x प्लस के वाई और ये इधर आएगा माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से एक a1 की वैल्यू कितनी है, k है,
ये x के गुणांक में जो होता है वो a1 होता है, तो ये क्या है k। और आपका जो b1 है वो कितना है, b1 है y के गुणांक में 1 है केवल, तो b1 1 हो जाएगा। और फिर c1 कितना है, ये है आपका माइनस का k स्क्वायर, क्योंकि c1 के साथ में कोई गुणांक नहीं होता है, c1 केवल अकेला होता है, तो अकेला है तो यहाँ पे क्या है k स्क्वायर लिखा है, तो c1 k स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा a2 नोट करिए, a2 1 है, यहाँ पे x के गुणांक में कुछ नहीं है, तो a1 a2 क्या है 1 हो जाएगा। फिर b2 क्या है, b2 आपका y के गुणांक में k है, तो k हो जाएगा। फिर a2 आ गया, b2 आ गया, फिर c2 कितना हो जाएगा माइनस का 1, c2 है आपका माइनस का 1। अब जरा रखते हैं इसमें वैल्यू, तो एक बार इसको साथ में ले लीजिए, a1 a2 b1 b2 ले लीजिए, और एक बार आप b1 b2 और c1 c2 दो बार में करेंगे इसको। तो लिखते हैं कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। a1 कितना है k है, a2 कितना है 1 है, b1 है आपका 1, और आपका b2 कितना है k। तो यहाँ पे ये आ जाएगा k इंटू के, इसकी मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी, k की k में हो जाएगी और एक की एक में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर बराबर 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, तो k बराबर क्या आएगा अंडर रूट, और अंडर रूट जब चढ़ता है तो प्लस माइनस चला जाता है इधर, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 1 का अंडर रूट क्या होता है प्लस माइनस 1, तो वैल्यू 1 आ जाएगी, k का मान कितना आया प्लस माइनस 1 आ जाएगा। अच्छा, अब b1 b2 और c1 c2 देखते हैं, तो b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2। तो b1 कहाँ है, b1 है 1, b2 है आपका k, और c1 है आपका माइनस का k स्क्वायर, और c2 है आपका माइनस का 1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा मतलब, तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें और k की इसमें, तो k की गुणा k स्क्वायर से तो k क्यूब हो गया, और 1 की गुणा 1 से तो 1 हो गया। अब k का क्यूब रूट बन जाएगा ये 3, तो यहाँ से आ जाएगा k बराबर, क्यूब रूट है तो प्लस का ही रहेगा, 1 का क्यूब रूट 1 होता है, तो k बराबर 1। तो दोनों ही कंडीशन में हमारा k का मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ से k का मान आ सकता है, यहाँ k की जगह p लिख सकता है, p की जगह आपका कुछ भी लिख देते हैं, a b c d p q r, इस तरीके से वैल्यूज रख के आपसे उनके मान पूछ ले जाते हैं। और ये कंडीशन यहाँ पे ऐसे लिख दी जाती हैं, या तो अनंत हल होंगे, या तो संपाती होंगे, या तो रेखाएं समांतर होंगी। समांतर रेखाओं के लिए भी तो वही होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ज़्यादा बड़े में तो नहीं, हालांकि दो नंबर के या फिर एक नंबर का। इस बार तो 20 क्वेश्चन आएंगे आपके मल्टीपल चॉइस वाले MCQs वाले, जो हमारे सीट पे दिए जाएंगे, तो इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ से बहुत ज़्यादा बन जाती है। करीब करीब 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं यहाँ से, तो इसलिए इनके बारे में ज़रा केयरफुल रहिए, 2 मार्क्स देके जाएंगे।